गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अभी तक हम यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर इन दो टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक के लेवल के हमने क्वेश्चन किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब पढ़ने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आपका रुकेगा नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, और यही एक शायद स्टार्टिंग हो सकती है एक मैकेनिक्स वाले पार्ट की, जहाँ से एक रियल फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपका रुकेगा नहीं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में एक वर्ड है काइन और एक वर्ड है मैटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब मैथमेटिकल। मोशन का मतलब मैथमेटिकली, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की मैथमेटिकल स्टडी को क्या बोलूंगा मैं? काइनेमैटिक्स। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स कॉज इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल एक बेसिक से डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो, मैं आपको ये सोच के यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि आप बिल्कुल जीरो हो, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स कॉज इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सपोज करो ये सरफेस है मेरे पास और इस सरफेस के ऊपर कोई m मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है। सरफेस के ऊपर m मास का एक ब्लॉक रखा है। अगर ये ब्लॉक मोशन में होगा तो कुछ आगे की तरफ मूव करेगा, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, हो सकता है ये ब्लॉक कोई x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच जाए। ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो हम ये जो मोशन होगा यहाँ पे, तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन कराती है, उन्हीं की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? काइनेमैटिक्स के अंदर करेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कैसे आया, तो हो सकता है कि इसने पीछे से यहाँ पे कोई फोर्स लगाया हो, लेकिन ये जो कॉज है, ये जो कॉज है यानी ये जो फोर्स है जिसकी वजह से ब्लॉक मूव करके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है, उसकी स्टडी हम अभी नहीं करेंगे विदाउट इट्स कॉज। इसकी स्टडी कब करेंगे? जब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पे फोर्स की बात करेंगे, वहां पे कॉज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? तो ये ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स कॉज इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। तो मोशन की जो मैथमेटिकल स्टडी है उसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो डील किसके साथ हमें करना है? तो सबसे पहले हम डील करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस के साथ, उसके बाद डील करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, और उसके बाद डील करेंगे स्पीड, फिर यहाँ पे मेरे पास होगा वेलोसिटी, फिर इसके बाद मेरे पास होता है एक्सेलरेशन। वो एक टर्म और मेरे पास होते हैं जिसको बोलते हैं जर्क। लेकिन जर्क मेरे पास क्या होता है? चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी हम चैप्टर के लास्ट में। हालांकि काइनेमैटिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशंस, वो सारी कहानी भी, रिलेटिव मोशन, वो सब कहानी हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अभी हमें इन फिजिकल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे डील करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क। हो सकता है क्वांटिटी फिक्स हो सकता है ये क्वांटिटी वेरिएबल हो, तो वो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। फिर किस कंडीशन के हिसाब से कैसे हम डील करेंगे वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक बात है। अब अगर मैं मोशन की बात करता हूँ, अगर मैं मोशन की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है? वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन क्या है कि अगर सपोज करो ये कोई पर्सन है और ये सीधा इस तरीके से ट्रेवल करता है, इसका नाम क्या रख देते हैं? इसका नाम है मेरे पास चिंटू। तो चिंटू पोजीशन ए पे है और मूव करके चिंटू कहाँ पे पहुंचा? पोजीशन बी पे पहुंचा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसने मूव किया, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, चलिए अगर सेकंड में बात करता हूं, टू
डायमेंशन मोशन। किसकी बात करता हूँ? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब देखो, डायमेंशन के बारे में कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैंने वेक्टर में बताया था, फिर से मैं एक बार देख लेते हैं। तो अगर 2 डायमेंशन मोशन की मैं बात करूंगा तो इस तरह से मैं डायग्राम को यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। इसको बोलते थे हम x, इसको बोलते थे y, ऐसे डायग्राम हम बनाते थे। तो 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है मेरे पास? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? 2 डायमेंशन मोशन है मेरे पास। सेकंड मेरे पास होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक सर्कुलर मोशन और एक मेरे पास होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सर्कुलर मोशन कैसा होगा? क्यों ये 2 डायमेंशन है, देखो x और y 2 डायमेंशन होगा, और अगर z में भी जाएगा तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो कोई अगर पर्सन ऐसे रोटेट करता रहता है, ऐसे घूमता रहता है इस सरफेस के ऊपर, अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर अगर ऐसे घूमता रहेगा तो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। एक मेरे पास होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? ये भी 2 डायमेंशन होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x और इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ y, यानी इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा देखने के पर्पज से। तो अगर आप किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो और वो कुछ इस तरह से मूव करता है, इस तरह से आपने किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से या किसी भी तरीके से v वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया और मूव करके वापस ग्रेविटी की वजह से सरफेस के ऊपर वापस आ गया, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मेरे पास सर्कुलर मोशन, ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। ये किस कैटेगरी में है? ये मेरे पास है 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप ये नोट कर लें, फिर मैं ये पार्ट आप नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ कि 3 डायमेंशन मोशन किसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इधर से देखिए मैं हटा देता हूँ ये। देखो, अगर 3 डायमेंशन मोशन की बात करता हूँ, 3 डायमेंशन मोशन देख लेते हैं उसको भी। देखिए 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन किसको बोलेंगे? तो अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? इसको मैं बोल सकता हूँ फ्लाइंग काइट इन स्काई। सबसे पहला एग्जांपल ये है। सेकंड एग्जांपल क्या है मेरे पास? एरोप्लेन इन स्काई। जैसे एरोप्लेन स्काई में यहाँ पे मूव करता है तो वो भी कैसा मोशन होता है? एक 3 डायमेंशन मोशन होता है। थर्ड मेरे पास क्या है? थर्ड में यहां पे लिख सकता हूं मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, तो वो भी मोशन कैसा होगा? गैस मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन मोशन। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं? क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट। क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट, ये भी कैसा मोशन है मेरे पास? ये भी एक 3 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने के लिए, अगर ये फ्लाइंग काइट इन द स्काई, इसको मैं अगर आपको फील कराने के लिए बताऊं 3 डायमेंशन क्या होता है, तो ये कुछ ऐसे होगा। 3 डायमेंशन मोशन कैसे होगा? ये मैं बनाऊंगा यहाँ पे x, ये बनाऊंगा यहाँ पे y, और ऊपर की तरफ मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास होती है z एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पे ऐसे पतंग अगर आप उड़ा रहे हो, इस तरह की काइट अगर आपके पास है, ठीक है, इस तरह की काइट अगर आपके पास है, ये देखिए, तो ये आप चिंटू हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं चिंटू। तो चिंटू पतंग यहाँ पे उड़ाएगा। तो अब अगर ये काइट यहाँ पे फ्लाई करेगी तो आप देख सकते हो ये किस तरह का मोशन है, क्योंकि ये ऊपर नीचे आगे पीछे काइट किसी भी तरीके से मूव कर सकती है, जिस तरफ भी एयर का मोशन होगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम? 3 डायमेंशन मोशन, क्योंकि x में भी है, y में भी है और ऊपर की तरफ z में भी है। तो ये था मेरे पास 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये आप नोट करें। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम डील करेंगे। तो आज पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई भी सवाल आपका इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रुकेगा नहीं, तो इसको आप नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास 3 डायमेंशन मोशन, यहाँ पे 1 डायमेंशन, यहाँ पे 2 डायमेंशन और वहाँ पे 3 डायमेंशन। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया है आपको काइनेमेटिक्स के अंदर। चलिए अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में।
तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस। थोड़ी सी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो की पॉइंट होता है, अगर डेफिनेशन की मैं बात करूंगा तो मेरे पास होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये मेरे पास डिस्टेंस होता है। सेकंड की पॉइंट क्या है, कैसी क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, ये वेक्टर में मैंने बात की थी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। डिस्टेंस ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया। अब थोड़े से अगर की पॉइंट में बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल in a given direction. Distance travel in a given direction is called displacement. So distance travel in a given direction is called displacement. इसको हम displacement बोलेंगे। या फिर सेकंड डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सेकंड डेफिनेशन आपने पढ़ी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। क्या लिखा मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, उसी को बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। इट यहां पे लिख सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये मेरे पास कैसी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती है। ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और सेकंड पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं, इट कैन बी डिक्रीज। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने यहां पे लिखा है, इसको आप थोड़ा सा, अगर इनमें डिफरेंस कोई आपसे पूछ ले कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से भी इसको आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। तो ये है मेरे पास डिस्टेंस और ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं डायग्राम की तरफ। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली ये चीज़ है क्या, है ना। चलिए, ये तो था थ्योरेटिकल, जो डेफिनेशन आपसे पूछेगा। अगर डिफरेंस पूछे तो भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, और अगर आपसे डेफिनेशन वगैरह कुछ पूछेगा तो सारे की पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर आता है, अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ, सपोज करो ये पॉइंट है मेरे पास ए और ये पॉइंट मेरे पास है बी। जो जनरल डेफिनेशन मिलती है उसी के टर्म में यहाँ पे बात करूंगा। और इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पास है चिंटू। यहाँ पे क्या है मेरे पास, चिंटू। तो ये आपका चिंटू का अगर मैं मान लेता हूँ हाउस, और यहाँ पे मान लेता हूँ कोचिंग।
यहाँ पे क्या है हाउस और यहाँ पे क्या है कोचिंग। तो चिंटू को कहाँ से कहाँ जाना है, हाउस से कोचिंग तक जाना है, लेकिन चिंटू सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा घूम के जाएगा। सपोज करो यहाँ पे गया पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलने, तब जा करके वो इस पॉइंट पे पहुंचा इस पाथ को ट्रैवल करके, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है पॉइंट सी और ये मेरे पास है पॉइंट डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चिंटू का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस आप मुझे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस मेरे पास होगा पाथ ए सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं सिंपल, या इसको लिख सकते हैं ए सी डी बी। क्या लिख सकते हैं सिंपल, ए सी डी बी। तो ये मेरे पास जो पाथ होगा इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, यानी ये ऐसे भी ट्रेवल करके चिंटू मूव कर सकता था। तो ये जो पाथ मेरे पास होगा इसको क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होगा इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये मेरे पास होगा ए बी। तो एक बात तो ये है, और एक नोट पॉइंट करके आप लिखें, जो एक बार शायद जेईई में भी सवाल पूछा था या नीट में पूछा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये तो बात समझ आ गई। और एक बात यहाँ से और समझ आती कि जो डिस्टेंस मेरे पास होता है, जो डिस्टेंस मेरे पास होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो मेरे पास डिस्टेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्टेंस मेरे पास होगा या तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या हमेशा इससे बड़ा होगा। इक्वल कब होगा, देखो यहाँ से तो ये बात समझ आती है कि चलो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, लेकिन इक्वल कैसे होगा। सपोज करो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है किसी पर्सन को, सपोज करो चिंटू है और चिंटू पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना चाहता है, और इसी एक्चुअल पाथ से ट्रेवल करके वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ए बी, ठीक है। एक्चुअल पाथ ये है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वो भी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो भी सेम यही है। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे सेम हो जाएंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप नोट करो, आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा सा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो उसका आप नोट करो। या फिर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं कि चिंटू पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होगा ए बी इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो उसको आप नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ हम दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा आपसे। तो बड़े सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल देगा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, सपोज करो आपको ऐसे दे दे कोई पाथ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस तरीके से। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये है मेरे पास 2 मीटर। अब चिंटू यहाँ पे है, चिंटू पॉइंट ए पे है, तो चिंटू पॉइंट ए पे है, ये मूव करेगा, ये मान लो बी, ये मान लो सी, और ये मान लेता हूँ मैं इधर डी। ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितना है 2 मीटर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे पहले क्या पूछ ले आपसे, डिस्टेंस, और फिर आपसे क्या पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सोच के बताएं। बिल्कुल सही बात है, अगर चिंटू पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुंचा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा बोलो, डिस्टेंस यहाँ पे होगा 2 + 4 + 2, ये 2 ये 4 और ये 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर। ये मेरे पास आंसर होगा, ये मेरे पास हो गया डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये
फाइनल पोजीशन है। ये मेरे पास कैसी पोजीशन थी, इनिशियल, और ये मेरे पास थी फाइनल। तो इस पाथ को भी ट्रैवल करके चिंटू डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकता था। तो ये डिस्टेंस अगर 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी डिस्टेंस मेरे पास 4 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, ये होगा n/d, या फिर डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं 4 मीटर। तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा समझ आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ, सपोज करो सेम कुछ इसी तरीके से अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे है मेरे पास चिंटू। तो चिंटू पॉइंट ए पे है, ये है बी, ये है सी, और यहाँ पे है डी। ये है मेरे पास 3 मीटर, ठीक है जी। ये मेरे पास है 4 मीटर, और फिर से मेरे पास ये 3 मीटर, और फिर से मेरे पास ये है 4 मीटर। तो चिंटू पहले ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे, और फिर वापस पॉइंट ए पे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस आपसे पूछे तो क्या बताएंगे हम, डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा स्टूडेंट्स को। ए बी, और फिर यहाँ पे होगा बी इंटू सी, प्लस यहाँ पे सी इंटू डी, प्लस डी इंटू ए। तो डिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, डिस्टेंस कितना आएगा, ए बी पाथ कितना है 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि ये भी 3, ये 4, ये 3, ये 4। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 10, और यहाँ पे आएगा 14 मीटर। ये मेरे पास होगा आंसर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, अब चिंटू पॉइंट ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे, सी से डी पे, और फिर वापस डी से ए पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। चिंटू जहाँ से चला था वापस वहीं पे पहुँच गया। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आसान से कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी कहानी क्लियर हुई है। तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे बोल दे, इफ अ ट्रेन मूव फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी which is moving straight path 200 kilometer away after reaching station B, train turn back and move half distance and stop it. Half distance and stop it. Find out distance and displacement. Find out distance and displacement of ट्रेन। तो ट्रेन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करने की कोशिश करें और बताएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है जी। तो आई होप ट्राई किया होगा आपने। तो ट्रेन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ मूव करती है। देखो ये है मेरे पास स्टेशन ए और यहाँ पे स्टेशन बी, ठीक है। और क्या बोला है, स्टेशन बी विच इज ए मूविंग स्ट्रेट पाथ 200 किलोमीटर अवे, यानी ये पाथ कितना है यहाँ पे दो स्टेशन के बीच का 200 किलोमीटर अवे। इसके बाद आफ्टर रीचिंग स्टेशन बी टर्न बैक, ट्रेन टर्न बैक एंड मूव हाफ डिस्टेंस एंड स्टॉप इट, यानी यहाँ पे जाने के बाद ये ट्रेन जो है यहाँ पे पहुँचने के बाद सपोज करो कोई ट्रेन यहाँ पे गई और फिर यहाँ पे पहुँची और यहाँ से फिर से वापस मूव की और हाफ डिस्टेंस, सपोज करो हाफ डिस्टेंस ये मूव होगा सी, ये डिस्टेंस है मेरे पास 100 किलोमीटर और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, यही मतलब होगा आपका। तो ट्रेन वापस से मूव की और पॉइंट सी पे आकर के यहाँ पे
रुक गई, ये रुक गई ट्रेन यहाँ पे आके। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ, डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ, डिस्टेंस यहाँ पे हुआ पाथ ए से बी, पहले ट्रेन पाथ ए से बी पर गई, उसके बाद फिर वापस से मिडिल पॉइंट पे जाके यानी पॉइंट सी पे जाके रुक गई, फिर यहाँ से हो जाएगा बी इंटू सी। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, ए बी पाथ कितना है, ये है 200 किलोमीटर, और बी सी पाथ कितना है, ये है 100, तो ये कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। ये 300 किलोमीटर क्या होगा मेरे पास, ये होगा डिस्टेंस। तो ये तो पॉइंट ए है, और पॉइंट बी मुझसे क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होगा, ये इसकी फाइनल पोजीशन है ट्रेन की, और यहाँ पे थी इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझसे पूछा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ी सी, देखते हैं। देखिए अगर आपको सवाल ऐसे दे दे, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, कैसे देगा क्वेश्चन, सपोज करो ये कुछ पाथ है मेरे पास, ये पाथ है इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, पॉइंट डी, पॉइंट डी, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है मेरे पास 3 मीटर। तो अगर चिंटू पॉइंट ए पर है, ये इसकी कैसी इनिशियल पोजीशन, और चिंटू कहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट डी पे, ये इसकी है फाइनल पोजीशन। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये डी है, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं पॉइंट एफ। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये इनिशियल पोजीशन थी, यानी ए से बी, फिर यहाँ पे बी से सी, फिर यहाँ पे गया सी से ई, उसके बाद ई टू एफ, और फिर यहाँ पे एफ टू डी। ये होगा मेरे पास टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 + 1 प्लस ये पूरा कितना है 4 + 3, ये पूरा 4 + 3 है ई इंटू एफ, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये है 3। तो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 4 3 7, ये 8 + 4 12 + 3 15 और प्लस 18, तो ये हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो होगा मेरे पास, इतना जो पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से, इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप इतना दिख रहा होगा आपको। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एफ है, और ये पॉइंट ए है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये मेरे पास 3 मीटर। ए एफ डिस्टेंस कितना है, ये है मेरे पास 1 मीटर। और इस x की वैल्यू मुझे बतानी, यही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, x। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो x मेरे पास क्या हो जाएगा, √3² + 1², यानी x मुझे कितना मिलेगा 4 + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, x मेरे पास आ जाएगा √5 मीटर। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट था मेरे पास, ये इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी मेरे पास 1 मीटर होगा। तो ये 3, ये 1 ट्रायंगल हम देख सकते हैं। तो अगर ये मुझे निकालना है हाइपोटेनस, तो कैसे करेंगे, x = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये होगा 3² + 1², ये हो जाएगा यहाँ पे 9, ये होगा +1, और यहाँ पे आएगा √10 मीटर, क्योंकि 3² 9 होगा और 1² 1, तो ये हो जाएगा √10 मीटर। तो एक क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल देगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कोई सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट यहाँ पे बी है और ये पॉइंट यहाँ पे है ओ।
तो ये एक एक्चुअल पाथ है। सपोज करो चिंटू यहाँ पे है, कहाँ पे चिंटू, चिंटू है पॉइंट ए पे, और इस एक्चुअल पाथ को ट्रैवल करके कहाँ पे पहुंचा चिंटू, पॉइंट बी पे, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। तो आपको क्या बताना है, एक तो डिस्टेंस आपको बताना है सबसे पहले कि डिस्टेंस क्या होगा, उसके बाद बात करनी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये एक्चुअल पाथ ट्रैवल करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चिंटू पहुंचा है, ये इसकी फाइनल पोजीशन और ये चिंटू की इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस को पढ़ने से पहले अगर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस में देखता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका, फुल सर्कल, फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। हाफ का कितना होगा, हाफ सर्कल, इसका हाफ कर देंगे यानी 2 पाई आर बाय 2 कितना होगा, पाई आर। और क्वार्टर का अगर पूछेगा, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का मतलब ये होगा 1, ये होगा 1/2, और क्वार्टर मेरे पास होता है 1/4 पार्ट। तो 1/4 का क्वार्टर सर्कल, इसको क्या करेंगे, फिर इसका भी हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास क्वार्टर सर्कल के लिए जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई थ्रेड है, देखो अगर कोई थ्रेड है और इस थ्रेड को मैं ऐसे ए से पूरा घुमा करके वापस यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको एक सर्कल बना देता हूँ, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। और उसी थ्रेड को अगर मैं सीधा कर देता हूँ यानी पॉइंट ए से और वापस पॉइंट ए डैश, सपोज करो यहाँ पे ए डैश है, इसको पूरा घुमा करके मैं ए डैश पे लेके आया थ्रेड को, तो इसकी जो लेंथ होगी, सपोज ये लेंथ है 3 मीटर, तो इसी लेंथ को अगर घुमा के एक सर्कल में बना देता हूँ तो वो क्या होगा मेरे पास सरकमफ्रेंस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई आर। पाई होता है 3.14, आर मेरे पास है सर्कल का रेडियस। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मीटर। तो यानी एल मेरे पास क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे एल मेरे पास हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये मतलब होता है सरकमफ्रेंस का। अगर सर्कल में होगा तो रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे, डिस्टेंस सेम आएगा, और उसी थ्रेड को अगर सीधा करके लेंथ मेजर करूंगा तो ये 2 पाई आर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब यहां से आप देख सकते हैं अगर ये ए से बी तक गया है तो कितना सरकमफ्रेंस कवर किया है चिंटू ने किया है 1 क्वार्टर। कितना है ये पूरे सर्कल का 1/4। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस यहाँ पे लिखूंगा ए से बी तक का जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ कितना है पाई आर बाय 2। तो ये मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है ए से बी तक, ए टू बी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये फिगर आप बना ले, इसको मैं हटाने वाला हूँ इधर से, और इधर मैं बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया 1/4, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो ये जो मेरे पास होगा ये, इसी को अगर मैं x मान लेता हूँ तो यही x मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है। तो ये आपने बना लिया होगा इधर, देखिए इसको मैं हटा के और इधर मैं लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट इधर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है x, तो x कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल दिख रहा है सबको, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये होगा मेरे पास √r² प्लस r², तो x कितना हो जाएगा √2r², या फिर x को क्या लिख सकते हैं, r√2 मीटर, r√2 मीटर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास है डिस्टेंस पाई r बाय 2, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ था, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो फाइनल इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये मेरे पास x है, तो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x = √r² प्लस r², √2r², या फिर r√2 मीटर। तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये था मेरे पास क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो सर्कल पे पूछेगा तो इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे, और कैसे सवाल आपसे पूछेगा, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसे सर्कुलर ट्रैक दे दे, ऐसा सर्कुलर ट्रैक आपको दे दे, ये मेरे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो चिंटू का है पॉइंट ए पे इनिशियल पोजीशन और पॉइंट बी क्या है, फाइनल पोजीशन। ये एक सर्कुलर ट्रैक है। इफ पर्सन
मूव पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट ए सर्कुलर पाथ having radius 10 मीटर, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज़ें आपसे पूछी हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास और यहाँ पे मुझे क्या बताना है, आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं तो देखें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है एक्चुअल पाथ ट्रैवल करके। तो अगर ये मैं एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ ओ, तो कितना रेडियस है इसका 10 मीटर, यानी 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा और बाकी 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 20 मीटर। तो इसका डिस्टेंस अगर मैं देखना चाहूँ तो डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पर्सन। तो ये इनिशियली फाइनल, तो हाफ सर्कल ये मूव करके गया है, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr और हाफ सर्कल का कितना होगा, हाफ सर्कल का होगा पाई इंटू आर। तो ये मेरे पास हो जाएगा डिस्टेंस। तो पाई और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 मीटर। तो यानी डिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 10 पाई और ब्रैकेट में यूनिट भी यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x मान लेता हूँ तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसी को क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा AO प्लस OB। ठीक है, ये मेरे पास है 10 और ये भी कितना है 10। तो x कितना आएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा 20 मीटर। कितना आएगा 20 मीटर। यहाँ पे 10 पाई, यहाँ पे 20 मीटर। तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं 22/7। तो 2 to 10/7 यहाँ पे रखेंगे तो उस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये मेरे पास हो गया डिस्टेंस। तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, ये है मेरे पास डिस्टेंस और ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई ऐसे सर्कुलर ट्रैक मुझे दिया है, और इस तरीके से, और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, और आपकी इनिशियल पोजीशन है ये चिंटू यहाँ पे है, कहाँ पे चिंटू, इनिशियल पोजीशन पे, और ये चिंटू की क्या है, फाइनल पोजीशन। या फाइनल पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे देखता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए सब फाइंड आउट करना। तो कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का। तो मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, वही जनरली आपसे पूछेगा। तो अगर इस सर्कल का रेडियस है यहाँ पे r, तो यहाँ पे भी रेडियस कितना होगा, यहाँ पे भी रेडियस r होगा, क्योंकि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप रहें तो रेडियस तो सेम ही होगा, चाहे आप ऐसे देखें चाहे आप डायगोनली देखें। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो सवाल ये कि अब कैसे निकालें। अब तो यहाँ पे 1/4 नहीं रख सकते आप। 1/4 कब होता, अगर ये पॉइंट ए यहाँ पे ना होके इस पॉइंट पे होता है यहाँ पर, तब हम क्वार्टर बोल सकते थे। ठीक है, अब कैसे निकालें, तो उसके लिए रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो इसको अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो ऐसे, ये आपने कनेक्ट किया और ये लेंथ कितनी मान ली मैंने, x मान ली। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्म यहाँ पे दिखेगी। किसकी फॉर्म दिखेगी, ट्रायंगल की। तो अगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है, तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल के रखता हूँ। तो देखो, अगर इसको बाहर निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरे पास है r, ये पॉइंट है O, और यहाँ पे पॉइंट मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट x, और यहाँ पे भी मेरे पास है r। ये सबको दिख रहा होगा इधर इस तरीके से। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, ये सेम डायरेक्शन में फॉलो होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन मुझे बताएगी रिजल्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं r, अगर इसको मैं बोल देता हूँ r1, इसको बोल देते हैं r2, तो r1 प्लस x इक्वल टू r2। ठीक है जी, तो x मुझे अगर निकालना है तो क्या लिखूंगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैंने जनरल, हालांकि रेडियस दोनों का सेम है, लेकिन r1 r2 मैंने माना तो उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो a माइनस b का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो एनालिसिस में क्या लिखता था मैं, r1 स्क्वायर प्लस
r² माइनस 2r1 कॉस थीटा, ये लिखते थे। तो x यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा r² प्लस r² माइनस 2r², ये होगा यहाँ पे कॉस थीटा। x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये हो जाएगा 2r² माइनस 2r², ये मेरे पास होगा कॉस थीटा। या फिर x इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 2r² यहाँ से कॉमन लूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा। x इक्वल टू यहाँ पे होगा 2r², ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 माइनस। अब देखिए मुझे 1 को एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो कॉस थीटा के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये लिख सकते हैं। x यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 2r², इसको अंदर ओपन करेंगे -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये लिख सकते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो x यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा यहाँ पे 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करूँगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2r साइन थीटा बाय 2। तो ये एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मुझे मिलेगा, जो मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगा अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी, एक जनरल पॉइंट से अगर ए से बी तक मैं जाऊंगा। तो उसको आप नोट करें, फिर इसके बेस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट पे अगर आपसे पूछ ले तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये नोट किया होगा आपने, ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि कैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है। तो सवाल आपसे बोल देगा, क्वेश्चन आपको कैसे देगा, जैसे आपसे बोल दे क्वेश्चन कि ये कोई सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर पोजीशन ए है, चिंटू की इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए क्या है, चिंटू की इनिशियल पोजीशन, और ये चिंटू की क्या है, फाइनल पोजीशन। पॉइंट ए से चला चिंटू और कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट बी पे। तो आपसे बोल देगा कि बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या बोल देगा, डिस्प्लेसमेंट ही जनरल आपसे पूछेगा हमेशा, 100% केस में आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट ए को पॉइंट बी से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इसको क्या मानूंगा मैं, इसको मानूंगा x, ये बात हमने की थी। और अगर इस सर्कल का रेडियस कितना है, यहाँ पे है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। ये रेडियस मुझे दिया है और ये मेरे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला मुझे पता है, 2r साइन कितना होता है, थीटा बाय 2। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आपको देगा, इस एंगल को वो मेंशन करेगा। सपोज करो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल मेंशन करेगा। तो 2r साइन थीटा बाय 2, यानी x इक्वल टू 2, रेडियस कितना है यहाँ पे 2 मीटर, और साइन थीटा बाय 2 यानी 60 बाय 2। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 4 साइन 30, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 1/2, यानी x कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास 2 मीटर। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, ये मिल गया मुझे 2 मीटर। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैं और भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर सपोज करो ये पोजीशन ए है चिंटू की, ये क्या है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचा वो बी पॉइंट पे, यहाँ पे, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस है मेरे पास 2 मीटर, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन, इस पाथ को ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचा, इसका एक्चुअल पाथ है। आपसे बोल देगा कि यहाँ पे फाइंड आउट करो डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड आउट करो डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगल कितना दिया यहाँ पे, ये एंगल मुझे दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2। तो x यहाँ पे कितना है 2 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे 2 मीटर, इंटू साइन 120/2 कितना हो जाएगा 60। तो x कितना आएगा यहाँ से 120/2 60 होगा, ये होगा 4 इंटू साइन 60 मेरे पास होगा √3/2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2√3 मीटर। तो ये मेरे पास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। तो ये एक सवाल ये है मेरे पास, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल देगा, तो क्वेश्चन नंबर 2, और आपसे क्या बोल देगा, छोटा सा सवाल में और आपको करा देता हूँ। अगर जनरल आपसे बोल दे कि सर्कुलर ट्रैक पे, मैंने बोला था किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये रेडियस कितना दिया आपको 2 मीटर, और यहाँ पे चिंटू है पॉइंट ए पे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, और कहाँ पे पहुँचा पॉइंट बी पे, ये इसकी है फाइनल पोजीशन। अगर आपको बोल दे कि इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था,
ऐसे आप जोड़ दोगे, ये मेरे पास हो जाएगा x। तो जनरली आप क्या करोगे, पाइथागोरस यहाँ पे यूज़ करोगे, √2² + 2²। तो वहाँ से तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने बताया था अभी आपको सॉल्व करके, लेकिन बाय दिस फॉर्मूला या कंडीशन ऐसे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो इनका बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, तो x कितना होगा, 2r sin 90/2, ये लिख सकते हैं। x = 2 × r कितना है यहाँ पे 2 मीटर, और ये कितना होगा sin 45, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 4 × 1/√2। sin 45 कितना होता है 1/√2, यानी x यहाँ पे कितना होगा 4/√2 मीटर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। या तो 4/√2 आप लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x = 4 को 2 × 2 लिखोगे 2√2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो 2√2 मीटर। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही, या तो 4/√2 लिखो या फिर x = 2√2 मीटर। तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास थे कुछ क्वेश्चन जो डिस्प्लेसमेंट के मैंने आपको कराए, तो इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि और कैसे सवाल आपको यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर पूछ सकता है। सारी चीज़ें आज यहाँ पे क्लियर हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, आप उसको एक बार ट्राई करें, फिर उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, एंड ओल्ड मैन मूविंग ऑन ए semicircular track, an old man moving on a semicircular track having radius यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस 10 मीटर, हैविंग रेडियस 10 मीटर। ठीक है, मूविंग ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस 10 मीटर एंड रीच one end of circular track to other end. An old man moving on a semi-circular track having radius 10 meter and reach one end of circular track to other end. Find out distance and displacement. ये दोनों चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, ट्राई भी किया होगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। चलिए, एक ओल्ड मैन है मूविंग ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस 10 मीटर एंड रीच वन एंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक टू अदर एंड, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये बोलता है कि अगर एक सेमी सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसे होगा, देखो पूरा तो मेरे पास ऐसे होगा, और सेमी सर्कुलर का मतलब कितना होता है, सेमी सर्कुलर का मतलब किस ट्रैक की बात कर रहा है, ये हाफ ट्रैक की बात कर रहा है। तो सेमी सर्कुलर कितना होगा, ये होगा ये पाथ, यानी ओल्ड मैन अगर यहाँ पे है पॉइंट ए पे, तो कहाँ पे पहुंचा वो पॉइंट बी पे इस सेमी सर्कुलर को ट्रैक करके, यानी इसका ये कैसा पाथ है, ये इसका एक्चुअल पाथ है। कैसा पाथ है, एक्चुअल पाथ। तो अगर यहाँ पे और रेडियस मुझे कितना दिया, अगर ये सेंटर ओ मान लेता हूँ, ये मुझे दिया है 10 मीटर, यानी ये डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा और ये डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr और हाफ का कितना हो जाएगा पाई इंटू आर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा पाई, और रेडियस कितना दिया है 10, तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 10 पाई, और विद यूनिट हम यहाँ पे रखेंगे 10 पाई मीटर। ठीक है, तो ये आंसर होगा मेरे पास। तो ये तो एक चीज़ मुझसे पूछी थी। सेकंड मुझसे क्या बोला था, मुझसे बोला था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। तो ये ओल्ड मैन की इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूँ, क्योंकि फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AO प्लस OB। तो AO यहाँ पे कितना है 10, OB कितना है 10, तो x कितना आएगा यहाँ से 20
मीटर। तो ये मेरे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरे पास होगा डिस्टेंस। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, इसको नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अ मैन, ऐसे लिख लो, अ मैन मूव 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 20 मीटर ड्यू साउथ एंड रीच अ फील्ड, रीच अ फील्ड। तो आपको क्या बताना है, व्हाट डिस्टेंस मैन ट्रेवल टू रीच अ फील्ड, और सेकंड बताना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 40 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर साउथ एंड रीच अ फील्ड। तो दोनों चीज़ें आपको बतानी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको ट्राई करो, फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ट्राई किया होगा आपने 50 मीटर नॉर्थ। तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन मुझे दी है। देखो, डायरेक्शन मेरे पास होती है ऐसे, ये मुझे पता है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे साउथ, ये डिस्टेंस होती है। तो कितना चला, 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ किधर होगी, ऊपर की तरफ। ये मूव कितना किया यहाँ से, सपोज करो ये इसका घर है इधर, ये इसका घर है, ठीक है, ये घर मैंने बना दिया इधर, ये इसका हाउस है। तो इस हाउस से कितना मूव किया ऊपर, वो 50 मीटर, ये मूव किया 50 मीटर। इसके बाद 40 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट, यानी ईस्ट किधर होगा, इधर की तरफ। कितना मूव किया इधर, 40 मीटर। तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये पॉइंट सी मान लेते हैं। उसके बाद कितना ईस्ट, फिर 20 मीटर साउथ, नीचे कितना गया 20 मीटर, ये पॉइंट आ गया डी, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, ये मेरे पास होगा 20 मीटर। तो मुझसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे ये कहाँ पे पहुँच गया, जो इसका फील्ड है, अपने फील्ड में यहाँ पे पहुँच गया ये। और ए मुझसे क्या पूछा है, डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे होगा ए बी प्लस ये होगा यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे कितना होगा सी इंटू डी। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी कितना होगा यहाँ से, ये होगा 50, बी सी यहाँ पे कितना होगा 40, और सी डी यहाँ पे कितना होगा 20। यही इसका एक्चुअल पाथ होगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 110 मीटर। ये इसका क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, यही इसका एक्चुअल पाथ था। पहले ये गया बी पे, फिर सी पे, फिर यहाँ पे डी पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है मैन की, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, और यहाँ फील्ड पे वो पहुँचा, ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो ये अगर मेरे पास है यहाँ पे फील्ड, तो ये जो पाथ मेरे पास होगा, ये जो पाथ मेरे पास होगा, ये इनिशियल फाइनल, इसी को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और ये वैल्यू कितनी होगी, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ करता हूँ, अब x को कैसे निकालेंगे, इस लाइन को आगे ड्रॉ करता हूँ, तो ये अगर 50 मीटर है और ये है 20 मीटर, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो नीचे वाला पार्ट कितना बचेगा, अगर ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास बचेगा 30 मीटर, यही बचेगा 30 मीटर। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिखे इस तरीके से, अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बनाता हूँ और ऐसे सिंपल इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये तो है 30 मीटर, और ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये लेंथ कितनी है, जितनी ऊपर वाली, ये है मेरे पास 40 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट मुझसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो x कितना होगा यहाँ से, ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 1600, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2500, क्योंकि 1600 और प्लस 900 2500, यानी कितना आएगा x इक्वल टू 50 मीटर।
तो ये मेरे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये मेरे पास हो गया डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन में मुझसे पूछा था, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने क्या मुझसे पूछा था, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला है ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से स्टार्ट किया एक मैन ने, फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रीच point 10,0 and reach 10 meter, 0. After this, man moving return back along same line and reach at point -20 meter, 0. Find out distance and डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है, डिस्टेंस भी आपको बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन को करने की आप ट्राई करें। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 10 मीटर, 0 पॉइंट पे पहुंचता है और आफ्टर दिस मैन मूविंग रिटर्न बैक अलोंग सेम लाइन एंड रीच टू पॉइंट -20 मीटर, 0. फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, फिर इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है जी। चलिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोला है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में से ड्रॉ करता हूँ सिंपल, तो ये ओरिजिन मेरे पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। ये होती है एक्स, इधर होता है मेरे पास -x, ऊपर होता है पॉजिटिव y और नीचे मेरे पास क्या होता है, निगेटिव y। ये हम सबको पता है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस एंड रीच पॉइंट 10 मीटर, 0. अगर 10 मीटर, 0 पे वो पहुँचता है तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। तो x1 अगर कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर कहीं पॉजिटिव x एक्सिस पे यहाँ पे होगा और इसी पॉइंट पे क्या होगा मेरे पास, y0। देखो x में यहाँ पे 10 मीटर और y यहाँ पे कितना है, 0 है। तो इस पॉइंट पे पहुंचा ओरिजिन से। फिर उसने बोला मूविंग रिटर्न बैक अलोंग सेम लाइन एंड रीच पॉइंट -20 मीटर, 0. अगर यहाँ पे पहुंचा है -20, 0, ये कितना है, x2 और ये है मेरे पास y2, यानी कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने होंगे, ये चलेगा यहाँ पे एंड रीच -20, 0. तो ये 20 मीटर कहाँ से देखेंगे, ओरिजिन से देखेंगे। ये 20 मीटर ये होगा यहाँ पे और ये कितना है यहाँ पे 10 मीटर। तो जब भी कोऑर्डिनेट मुझे देगा तो कहाँ से डिस्टेंस हम देखते हैं, ओरिजिन से देखते हैं। तो अगर मुझसे यहाँ पे बोलेगा कि डिस्टेंस कितना है, क्या बोलेगा, डिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहले वो चला सीधा कितना, 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। इसके बाद अलोंग द सेम पाथ वो मूव किया इतना, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, फिर चला 10 मीटर और कहाँ पे पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा। अगर ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास है पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो पहले कितना चला, वो यहाँ पे चला 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर से गया कितना, 10 मीटर, या फिर इसको ऐसे लिख लो, पहले चला ओ ए, फिर चला ए हो, पहले ओ से ए गया, फिर ए से हो गया और फिर यहाँ से वापस ओ से बी। इतना ही एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया इसने। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, ओ ए मेरे पास कितना है, ये है 10, ए ओ मेरे पास कितना है, ये भी है 10 और ओ बी कितना है यहाँ पे, ये भी मेरे पास है, ओ बी मेरे पास है 20 मीटर। कितना है ओ बी, 20। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 + 30, ये हो जाएगा 40 मीटर। तो ये मेरे पास आंसर होगा। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बोलो, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x मान लेता हूँ, x = डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्या यहाँ से चलना स्टार्ट किया था,
अगर यहाँ पे चिंटू को मान लेते हैं तो चिंटू की इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिन पे, और चिंटू कहाँ पे पहुँच गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ से चला था घूम करके फिर इस बी पॉइंट पे वो पहुँचा। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास है, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ इंटू बी, और ये मुझे कितना दिया है, ये मुझे दिया है 20 मीटर। ठीक है, अगर माइनस लिखोगे तो इस तरह से, इस माइनस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और यहाँ पे साउथ, तो ये निगेटिव जो है डायरेक्शन को डिफाइन करता है। या तो इसको लिखो -20 मीटर, या फिर क्या लिखोगे 20 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ, इसको लिख सकते हैं वेस्ट, 20 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो विद डायरेक्शन के साथ भी डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। क्या था मेरे पास, ये मुझसे पूछा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 40 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20 मीटर। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इधर क्वेश्चन आपको देगा, थोड़ा सा ग्राफिकल भी आपको दे सकता है सवाल इस तरीके से। यहाँ पे x और यहाँ पे मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, सपोज करो ये गया इधर, ये गया इधर और ये गया इधर। यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5,0। ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, और ये कितना होगा 5 मीटर। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ें ये आपसे बोलता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस मेरे पास होगा जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करके पॉइंट ए टू पॉइंट बी कोई पर्सन पहुंचा है। सपोज करो चिंटू यहाँ से फिर से पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और कहाँ से पहुँचता है पॉइंट बी पर। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये है ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी, इसको मान लेते हैं पॉइंट डी। तो डिस्टेंस कितना होगा ए सी, सी डी और प्लस डी बी। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्चुअल पाथ ये होगा 2 + 3 + 5। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 3 8, ये हो जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बोलो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये मेरे पास x है, तो ये जो होगा मेरे पास a से b तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा मेरे पास a × b डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, यहाँ पे बनाते हैं, ये a है मेरे पास और इधर मेरे पास है b। यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने 1,0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने 5,0। इसको क्या लिख सकते हैं i कैप प्लस 0 j कैप। इसको क्या लिख सकते हैं 5i कैप प्लस 0 j कैप, ये लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरे पास है, इसको मान लेते हैं फाइनल प्लस 0 j कैप और माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है i कैप प्लस 0 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 में से ये गया, कितना बचेगा 4i कैप। तो ये बचेगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं √4² और x की वैल्यू कितनी आएगी 4 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा डिस्टेंस और ये मेरे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में अगर देगा तो उस तरीके से भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। यहाँ पे और क्वेश्चन आपसे बोल देगा, क्वेश्चन a wheel doing a rolling motion, a wheel doing rolling motion at a surface, a wheel doing rolling motion at a surface, find out displacement, find out displacement of wheel, find out displacement of wheel of
हाफ रोटेशन। ये मुझसे पूछा है क्वेश्चन में। क्या मुझसे बोला है? अ व्हील डूइंग रोलिंग मोशन एट अ सरफेस, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हील ऑफ हाफ रोटेशन। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ट्राई किया होगा। ए व्हील डूइंग रोलिंग मोशन एट अ सरफेस, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हील और हाफ रोटेशन। तो कंडीशन क्या दी है? अगर ये एक मैं सरफेस मान लेता हूँ इधर इस तरीके से, क्या मान लेते हैं इसको? सरफेस मान लेते हैं। तो अगर ये सरफेस है और कोई व्हील अगर इस तरीके से है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ Q, क्या मान लेता हूँ? ये पॉइंट Q मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं पॉइंट A। क्या मान लेते हैं? पॉइंट A। तो अगर ये पॉइंट A हाफ रोटेशन करेगा और ये इस तरीके से मूव कर रहा है व्हील, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो कुछ टाइम के बाद, हाफ रोटेशन के बाद, ये A पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर की तरफ। यानी A पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा? A पॉइंट पहुँचेगा ऊपर की तरफ, इस A डैश पे। ठीक है, ऐसे जाएगा कुछ A डैश पे। तो ये है इनिशियल पोजीशन और ये है मेरे पास फाइनल पोजीशन। ये दिख रहा होगा सबको? पॉइंट A इनिशियल पोजीशन और A डैश मेरे पास क्या है? फाइनल पोजीशन। तो अगर इस सर्कल का रेडियस है R, ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है R, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस होता है 2πr और हाफ रोटेशन का होता है πr। तो ये जो लेंथ होगी, जितना मूव करके गया होगा, तो कितना मूव किया हुआ है? सरकमफ्रेंस कितना मूव किया होगा? ये मूव किया होगा हाफ, यानी पाई इंटू आर, इतना मूव किया। ठीक है, अब ये पॉइंट ए है इनिशियल, ये फाइनल। तो ये होगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ये तो पक्की बात है। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि फाइनल इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये पाई आर, ये एक्स, तो ये कितना होगा? अगर ये सर्कल ओ है तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस होगा आर और नीचे वाला भी, ये भी कितना होगा? आर। तो इस सर्कल को अगर मैं इधर बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये डिस्टेंस मेरे पास है x, ये है मेरे पास 2r, और ये वाला कितना है? ये है मेरे पास पाई इंटू आर। ठीक है, ये डायग्राम है। अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है तो कितना निकालेंगे? अंडर रूट, ये होगा मेरे पास 2r स्क्वायर और नीचे मेरे पास है पाई आर, ये 2r स्क्वायर और यहाँ पे पाई आर। तो x कितना आएगा यहाँ से? x कैसे कैलकुलेट करेंगे? x मेरे पास होगा अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये होगा x इक्वल टू, अगर यहाँ से r में बाहर कॉमन लेता हूँ, अंडर रूट से बाहर आएगा, ये बचेगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर? r अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बड़ा आसान सा। तो अगर हाफ रोटेशन लेगा तो इस तरीके से। अगर ये व्हील फुल रोटेशन ले ले, किस केस में? अगर फुल रोटेशन की बात करता हूँ, फुल रोटेशन, तो फुल रोटेशन के केस में ये ए पॉइंट वापस घूम के कहाँ पे आएगा? ये पॉइंट वापस घूम के किधर आएगा? फिर से यहीं पे पहुंच जाएगा A डबल डैश। तो ये पाई आर है, तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा? ये भी पाई आर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फुल रोटेशन के लिए? पाई आर प्लस पाई आर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से? 2 पाई आर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर फुल रोटेशन में आपसे पूछेगा कि पाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पॉइंट ए और वापस घूम के हाफ रोटेशन में ए डैश और फुल रोटेशन में ए डैश, तो ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? पाई आर, और ये भी कितना होगा? पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के ऐसा बोल दे कि बताओ पॉइंट ए से पूरे फुल रोटेशन में, जब ए डबल डैश पे पहुंचा, ये पॉइंट है, फुल रोटेशन में यहाँ पे पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह उसमें लगता है। तो उस क्वेश्चन को भी, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं डिस्टेंस के बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, अगर डिस्टेंस आपसे बोल दे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर फुल रोटेशन, ठीक है, तो डिस्टेंस भी निकालते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ए व्हील डूइंग रोलिंग मोशन ऑफ ए सरफेस, फाइंड आउट डिस्टेंस, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ व्हील ऑफ फुल रोटेशन, फुल रोटेशन विदाउट
स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग। देखो वैसे तो ये रोलिंग के अंदर, रोटेशन के अंदर बात करेंगे रोलिंग मोशन क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, खाली इस तरीके से, इस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे मूव करेगा, सिंपल ऐसे मूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन। यानी जिसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी हो और रोटेटिंग मोशन भी हो या सर्कुलर मोशन भी हो, उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन। तो यहाँ क्या बोला है? व्हील डूइंग रोलिंग मोशन एट ए सरफेस, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ व्हील ऑफ फुल रोटेशन विदाउट स्लिपिंग, ऑफ व्हील ऑफ वन फुल रोटेशन विदाउट स्लिपिंग। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अगर यहाँ पे मैं एक सरफेस मानता हूँ इस तरीके से, अगर यहाँ पे एक सरफेस है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को मानता हूँ ए, ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ देर घूमने के बाद फुल रोटेशन में कहाँ पे पहुँचेगा? फिर से ए डैश यहीं पे आ जाएगा। यानी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। तो यहाँ पे पॉइंट ए। अब एक बात जरा ध्यान से देखें, अगर पॉइंट ए मुझे निकालना है रोलिंग, तो रोलिंग में तो लीनियर मोशन भी होगा और क्या होगा? रोटेटिंग मोशन भी होगा। तो ये पॉइंट ए डिस्टेंस ट्रेवल करके कुछ ऐसे पहुंचा होगा यहाँ पे। ये बात तो हमें समझ आ रही है। यहाँ से मूव करके पॉइंट ए से यहाँ पे पहुंचा होगा, तभी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। इस तरीके का पाथ उसका कुछ होगा, प्रोजेक्टाइल टाइप। इस कर्व पाथ के थ्रू जाएगा पॉइंट ए से ए डैश पे। इस सर्कल को जरा मैं इधर बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री का गेम यहाँ पे होगा, ठीक है, इस तरीके से। यह पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है, सपोज करो ये सेंटर है ओ, और वो मूव करके कहाँ पहुंच गया? इस पॉइंट पे पहुंच गया आगे की तरफ। ऐसे बना लेते हैं, कहाँ पहुंचा? इधर पहुंचा। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होगी? आर ओमेगा। जैसे आगे की तरफ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी होती है v, वैसे ही रोटेशन की वजह से भी हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। उस रोटेशन वाली वेलोसिटी को बोलते हैं आर ओमेगा। इसकी बात करेंगे रोटेशन मोशन में, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ये होता है आर ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, कितने टाइम में कितना एंगल चेंज किया पार्टिकल ने, उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर ये पॉइंट है, अगर ये थीटा पार्टिकल मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट इस बी पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, सिंपल देखो ऐसे ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, सिंपल, ये नॉर्मल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा एंगल? ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये इसके ऊपर टेंजेंट होगा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर ये v वेलोसिटी से आर ओमेगा से इधर जा रहा है, उसके साथ एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इस सरफेस के ऊपर, यानी ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट होगा? आर ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर क्या होगा? आर ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा। ये दो चीज़ें मुझे मिलेंगी, आर ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा, आर ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा? आर ओमेगा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये कितना होगा? आर ओमेगा, ये मेरे पास होगा साइन थीटा। साइन थीटा किधर? जे कैप, ऊपर की तरफ, ऊपर वाली डायरेक्शन में है। और ये कितना होगा? माइनस आई कैप, क्योंकि निगेटिव एक्स वाली एक्सिस में है। और हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी तो आगे की तरफ ही होगी, जिसको मैं बोल सकता हूँ वी आई कैप। तो इस तरह के कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखेगी। सिंपल कुछ नहीं किया, अगर ये थीटा एंगल रोटेट किया है तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा थीटा, और ये थीटा है तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसके साथ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री होता है एंगल। ये हो जाएगा आर ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये होगा आर ओमेगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से मैं एक जनरल डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक जनरल अगर मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू, तो कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिखूंगा v आई कैप माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा माइनस जे कैप, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं? ये हम वेलोसिटी यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ओमेगा जे कैप ऐसे लिख सकते हैं। और ऊपर की तरफ कितना है यहाँ पे? ये मेरे पास आई कैप, ठीक है, आई कैप माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि निगेटिव है। और ऊपर की तरफ कितना है यहाँ पे?
ये मेरे पास प्लस आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप ये है। तो अगर इसका रिजल्टेंट मैं निकालना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, आई वालों को एक साइड में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि v मेरे पास कितना है, v यहाँ पे मैंने माना है ये मेरे पास कितना है आर ओमेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अगर v मैं बाहर रखता हूँ, और प्लस यहाँ पे कितना होगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसको मैंने एक साथ ले लिया और ये मेरे पास हो गया रिजल्टेंट। तो यहाँ से अगर ये मेरे पास v डैश है ना, ओवरऑल वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा v, ये कितना होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे होगा -2 कॉस थीटा, और ये कितना आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये मुझे मिलेगा। v यहाँ पे आ गया कॉमन, बाहर हो जाएगा स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होगा ये v अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये वैल्यू 1 आएगी तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो ये कितना होगा यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो v कितना आएगा यहाँ से 2 ब्रैकेट 1 माइनस, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस, ये होगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये कंडीशन बचेगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ से तो v डैश मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा v, ये मुझे मिलेगा 2v साइन थीटा बाय 2, ये कई बार हम निकाल चुके हैं। तो नेट जो v डैश मुझे यहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा 2v साइन थीटा बाय 2, यानी ये पर्टिकुलर वेलोसिटी मेरे पास आ गई। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे इसका यूज़ करके हम डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास है 2v साइन थीटा बाय 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर से मैं हटा देता हूँ ये पूरा, ये नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं। तो उसको हम याद रखेंगे 2v साइन थीटा बाय 2 ये मिला है मुझे। ठीक है, चलिए कितना मिला मुझे 2v साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ये जो v डैश है ये क्या थी, वेलोसिटी, ये आपको लिख लो पहले, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी एट पॉइंट B, ये जो मैंने आपको वहां पे B पॉइंट लिखाया था उस B पॉइंट की वेलोसिटी है, उसी की तो नेट वेलोसिटी हमने निकाली थी लीनियर और एंगुलर पॉइंट के ऊपर, है ना, उस B पॉइंट की वेलोसिटी थी v डैश। कितनी मिली थी मुझे v डैश, 2v साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब आपने डायग्राम जो बनाया था इससे पहले उसमें आपने देखा था कि जो डिस्टेंस है वो कर्व की फॉर्म में था, यानी वेरिएबल वाली कंडीशन थी, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे डिस्टेंस कर्व की फॉर्म में जाएगा। तो अगर कर्व की फॉर्म में जाएगा या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेरिएबल होगी तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि हम इंटीग्रेशन का वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करेंगे, देखो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी मेरे पास होता है, या फिर स्पीड की अगर मैं बात करूँ, स्पीड, क्योंकि स्पीड की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्पीड मेरे पास क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली कंडीशन ये पता होनी चाहिए आपको। तो स्पीड यहाँ पे कितना होगा, डिस्टेंस कितना है वहाँ पे फुल रोटेशन के लिए 2πr ये है, और टाइम मैंने माना t, कि कितने टाइम पीरियड में, t टाइम पीरियड में पॉइंट A फुल रोटेशन करके वापस A डैश पे पहुँच गया। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 2πr/v। एक तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड फॉर फुल रोटेशन, क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड फॉर फुल रोटेशन। सिंपल कुछ नहीं किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फुल रोटेशन में 2πr, और टाइम पीरियड मैंने कितना माना t, तो ये कितना हो जाएगा 2πr/v, जहाँ पे v मेरे पास क्या है r इंटू ओमेगा। ठीक है, ये मुझे पता है। ओके, अब अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है और वेरिएबल कंडीशन है तो मुझे पता है कि जो स्पीड मेरे पास होती थी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन, ये वेलोसिटी के बारे में हम थोड़ा सा लिखते थे कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा हम यूज़ करके डिस्टेंस के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखूंगे। तो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अगर डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं d, तो d मेरे पास क्या होगा, पॉइंट ए से अगर फुल रोटेशन की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस होगा उसको इंटीग्रेट हम करेंगे, कहाँ से करेंगे, 0 टाइम से लेकर t तक, और किसके रेस्पेक्ट में, v इंटू डी टी। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल है तो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। इसकी बात करेंगे हम थोड़ा आगे जाके, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेशन की हेल्प से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी कहानी हम लिखते हैं। तो v मेरे पास कितना आया था, 2v
साइन थीटा बाय 2 इंटू डी टी। और जो थीटा मेरे पास होता है वो कितना होता है, ओमेगा इंटू टी। कितना होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और टी मेरे पास होता है टाइम। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पे डी टी। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना निकलेगा, ये करेंगे इंटीग्रेशन 0 से टी। 2v तो मेरे पास कॉन्स्टेंट होगा, तो 2v को तो हम बाहर रख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे साइन, और थीटा लिखेंगे ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। ये कंडीशन लिखेंगे। तो d इक्वल टू 2v इंटीग्रेशन 0 टू, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 2v, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन मेरे पास होता है वो कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 2, ये होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर जिसको हमने x माना था उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के केस में। तो इसको अगर मैंने x माना है तो नीचे मेरे पास आएगा ओमेगा बाय 2, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t, इस लिमिट का हम यूज़ करेंगे। तो d यहाँ से कितना होगा, इस 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा कितना होगा, 4v बाय ओमेगा। इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे बाहर रख के, तो 4v बाय ओमेगा। और अंदर मेरे पास कितना बचेगा, अगर यहाँ पे लिमिट में रखता हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 2 और माइनस कॉस 0, यही लिखेंगे। हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 2, ये होएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है और माइनस यहाँ पे आता है, तो माइनस माइनस प्लस मेरे पास होगा। ठीक है, तो ये होगा ओमेगा टी बाय 2। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, 4v बाय ओमेगा माइनस कॉस, अच्छा टी मेरे पास क्या होता है, ओमेगा मेरे पास होता है 2 पाई बाय टी। कितना होता है, 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो 2 पाई बाय टी यहाँ पे रखेंगे, कितना होगा, 2 पाई बाय, नीचे है 2, ये है टी, और यहाँ पे रखेंगे टी, और ये मेरे पास है कॉस 0। ठीक है, हम इंटीग्रेशन करके सिंपल ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालेंगे। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो ये वाला पार्ट आप नोट करो, फिर इसके बाद यहाँ पे करते हैं। चलिए, नोट किया होगा आपने, देखते हैं इसको। बस ये टर्म याद रखना, 2 पाई आर बाय वी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये मेरे पास होगा 4v बाय ओमेगा। तो यहाँ से t से t कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी d इक्वल टू में क्या लिखूंगा यहाँ से, 4v बाय ओमेगा। 4v बाय ओमेगा cos पाई -1, तो एक माइनस तो यहाँ पे है और आएगा -1, और cos 0 की वैल्यू मेरे पास होती है 1। यहाँ पे cos 0 हो गया 1, तो d यहाँ पे कितना होगा, 4v बाय ओमेगा, ये मेरे पास होगा 2, यानी d यहाँ पे कितना आएगा, 8v बाय ओमेगा। ये आएगा 8v बाय ओमेगा। अगर v इक्वल टू r ओमेगा है तो ओमेगा क्या लिखेंगे हम, v बाय r लिख सकते हैं, ओमेगा v बाय r। तो ओमेगा को क्या लिखूंगा, v बाय r। तो d इक्वल टू, ये r ऊपर जाएगा, 8vr बाय v, ये होगा सिंपल। इस r को ऊपर लेके जाएंगे, v से v कैंसिल, तो जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 इंटू r। ये मेरे पास आएगा डिस्टेंस फॉर फुल रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग व्हील। तो ओवरऑल मुझे ये मिलेगा। और हाफ रोटेशन की बात करेंगे, हाफ रोटेशन में कितना आएगा, हाफ रोटेशन के केस में d कितना होगा, ये आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू आर विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, हाफ रोटेशन में कितना आएगा, 4 इंटू आर। ठीक है, तो ये था सिंपल सा इंटीग्रेशन जिसमें मुझे डिस्टेंस निकालना था, क्योंकि वेरिएबल कर्व की फॉर्म में वहाँ पे आएगा डिस्टेंस, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको नोट कर लो आप। चलिए, इसको नोट किया होगा आपने। तो ये था मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो मैंने सारी चीज़ें आपको लगभग करा दी हैं अप्रॉक्स। तो अब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी सवाल नीट जेई तक का नहीं रुकेगा, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्पीड के बारे में और एवरेज स्पीड के बारे में, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।